हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्लास 11 बायोलॉजी, चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आज उसी को पढ़ते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। द फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज एनर्जी स्टोर्ड इन NADH+H+ एंड FADH2। तो ये रिड्यूसिंग पावर्स कब बनी थी? ये रिड्यूसिंग पावर आपकी क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल में बनी थी। ठीक है जी। अब उनका क्या होगा? ये रिड्यूसिंग पावर का ऑक्सीडेशन होगा और NAD+ और FAD+ जनरेट होंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन में आपका होगा इलेक्ट्रॉन इनसे निकलेंगे रिड्यूसिंग पावर से, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगी। तो आप जानते हैं ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग कहते हैं कि रटने का तरीका ऑयल रिंग से आप याद रख लीजिए। ऑक्सीडेशन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे वो ऑक्सीडेशन NADH+H+ का और FADH2 का, इनसे निकले इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट वाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डाउन द ग्रेडियंट मूव हुए। उन इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी रिलीज करी और उसका यूज़ किया गया प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में। प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया और फाइनली प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक किया गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट न्यूट्रल किया गया, तो बन गई आपकी ATP। तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन को मैंने आपको बताया था कि आप ये मान लीजिए लेमैन लैंग्वेज में फास्फोरिलेशन इज मेकिंग और जनरेशन ऑफ ATP, सिंथेसिस ऑफ ATP बनना ADP से, उसको हम लोग फास्फोरिलेशन कह सकते हैं अपनी इस लेवल पे। ठीक है, ये तीन तरह का ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, फोटोफास्फोरिलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की बात हो रही है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग पावर का हो रहा है और उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसका यूज़ करते हुए ATP का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन बोलते हैं। फोटोफास्फोरिलेशन क्या है? फोटोफास्फोरिलेशन में भी ATP की सिंथेसिस हुई है, लेकिन वहाँ पर जो एनर्जी यूज़ करी गई है वो एनर्जी आपको मिली है किससे? लाइट से, फोटो लाइट। तो लाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जब ATP का सिंथेसिस होता है, जैसा कि क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोफास्फोरिलेशन। और जब ऑक्सीडेशन किसी सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन से या रिड्यूसिंग पावर के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज हुई उसका इस्तेमाल करते हुए ATP का सिंथेसिस होता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इसी तरह से एक है आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, जो आपको देखने को मिलेगा किसमें? ग्लाइकोलिसिस में आपको मिलता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। 7th स्टेप और 10th स्टेप जो आपका ATP सिंथेसिस का है वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का एग्जांपल है ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है जी। ग्लाइकोलिसिस में दो जगह आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा है। इसी तरह से क्रेब्स साइकिल में भी एक जगह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है। कहाँ पे होता है? मेरी पिछले के लेक्चर देखिए। तो तीन तरह का फास्फोरिलेशन है, सबस्ट्रेट, ऑक्सीडेटिव और फोटोफास्फोरिलेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की बात हुई है क्योंकि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? रिड्यूसिंग पावर का। उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी से पहले बनेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, और प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक करने से आपके बनेंगे क्या? ATP। ठीक है जी। तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, सेलुलर रेस्पिरेशन में जब हुआ रेस्पिरेशन और आपने ऑक्सीडेशन किया किसी सबस्ट्रेट का, मानिए कार्बोहाइड्रेट का, उसके ब्रेक डाउन होने से ग्लूकोज का पहले ब्रेक डाउन हुआ अप टू द लेवल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फ्यूचर क्या होने वाला है डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशन और किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। अगर आपकी एरोबिक कंडीशन है तो ये पूरी तरह से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल में। तब ये दिखाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन, पायरुविक लेविक इन TCA साइकिल के दौरान फाइनली ये CO2 में पूरी तरह से ब्रेक कर दिया जाएगा। यही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो TCA साइकिल, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने TCA साइकिल को कवर किया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। TCA साइकिल क्यों बोलते हैं? लेक्चर देख लीजिए। तो इधर आ जाइए वापस। TCA साइकिल में जब हमारा ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया तब अंत में आके आपको क्या मिला? बैलेंस शीट याद कर लीजिएगा, NADH2 और FADH2 मिला। अब इसका हम लोग को करना है, इसको ये जो आपको चेक दे दिए गए, इन चेक को कैश करा के आपने रुपया जनरेट करना है। मतलब ये रिड्यूसिंग पावर के ऑक्सीडेशन से अब आपको ATP जनरेट करनी है, आपको नहीं बेटा, सेल को। दिस इज अकम्प्लिश when they are oxidized through electron transport system। इनका ऑक्सीडेशन होगा वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका ऑक्सीजन है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन ले लेगी साथ में प्रोटॉन के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगी तो H2O जनरेट होगा, तो फाइनली वाटर जनरेट होगा। द मेटाबॉलिक पाथवे
थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से कैरियर जो उठा के चले डुक 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 और आगे दे दे, कैरियर से एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ये बना रहा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। अंदर की मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स क्या बना रही है हिस्ट्री, तो अंदर की मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन पे ये हमारा ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड है, जो किसका बना है, प्रोटीन कैरियर्स का। आइए, द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर बना रहे हैं ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये प्रेजेंट कहाँ पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंटेन्स ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रांसपोर्टिंग एंजाइम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसका बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ट्रांसपोर्टिंग एंजाइम्स का। एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ को एंजाइम एंड साइटोक्रोम्स। तो बेसिकली ये प्रोटीन कैरियर क्या है, सीरीज है एक, ये जो है एक सीरीज में उपस्थित हैं को एंजाइम्स या साइटोक्रोम्स एंड टेक पार्ट इन द पासेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ केमिकल टू इट्स अल्टीमेट एक्सेप्टर। और ए से, फिर ए से बी, बी से सी, सी से डी और फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। इस तरह से आप देखेंगे ये एंजाइम्स प्रेजेंट हैं कहाँ पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ज़्यादातर वो प्रोटीन्स हैं या कह लीजिए ज़्यादातर वो को एंजाइम्स है, साइटोक्रोम्स हैं। ठीक, और ये एक सीरीज में प्रेजेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। वही बना रहे हैं आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और चेन। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंजाइम और साइटोक्रोम, वन एंजाइम कह लीजिए, साइटोक्रोम कह लीजिए, टू अदर इज अ डाउनहिल जर्नी। तो ये डाउनहिल जर्नी है। डाउनहिल जर्नी में कोई चीज़ आ रही तो पता है आपको एनर्जी अपना रिलीज करेगी, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए प्रोटॉन ग्रेडियंट पहले बन जाएगा। एट ईच स्टेप कैरियर इंक्लूड फ्लेविन, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम, क्विनोन। ये आपकी NCERT की लाइनें नहीं हैं, बाहर से मैंने ली हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है उसमें आपको कोफैक्टर वगैरह देखने को मिलेंगे, को एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर में क्या हो सकता है, फ्लेविन हो सकता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, आयरन सल्फर FeS हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, साइटोक्रोम हो सकते हैं, क्विनोन हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका बना है, चेन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का बना है। वो क्या है, वो ज़्यादातर एंजाइम्स, को एंजाइम्स हैं और ज़्यादातर प्रोटीन नेचर के हैं। उनमें आपको फ्लेविन की प्रेजेंस देखने को मिल सकती है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स उनके साथ अटैच हो सकता है, साइटोक्रोम्स हो सकते हैं, क्विनोन्स हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। मोस्ट ऑफ देम आर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ प्रोटीन। इनमें से ज़्यादातर फ्लेविन, आयरन सल्फर, ये सब क्या हैं, क्विनोन, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप बना रहे हैं प्रोटीन का। ठीक है। क्विनोन आर हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्विनोन इसमें जो है वो हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, याद रखिएगा। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने फॉर्म किया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। अब फिर से हम NCERT की लाइनों पे आ गए जहाँ से हमने आपको थोड़ा सा डिटेल किया था। NCERT पे आ जाइए और ये डायग्राम देख लीजिए। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स आपका 2 है। दोनों ही किसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अपने क्विनोन को दे रहे हैं। ये क्विनोन है और क्विनोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा, तो भैया मैंने आपको बताया ऑयल रिंग। इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, रिंग, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिंग आप याद रख लीजिएगा, उससे आपको याद रहेगा। तो क्विनोन ने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया तो अब ये क्विनोल कहलाएगा, रिड्यूस क्विनोन कहलाएगा। इधर भी क्विनोन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। ये है आपका कॉम्प्लेक्स 1, ये है आपका कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज है, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है, या इसी को आप FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कह सकते हैं। ठीक है जी, NADH डिहाइड्रोजिनेज और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो चलिए आगे देखिए। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NAD प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। NADH कहाँ बना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बना है NADH। ठीक है भाई, पाइरुविक एसिड जब एंटर हो गया था आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपका TCA साइकिल हो रहा। तो TCA साइकिल के दौरान आपके NADH2 बने, तो NADH2 NADH प्लस H प्लस कहाँ बना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल, उसी का नाम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसी का नाम क्रेब्स साइकिल।
ये ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, NaDH प्लस H प्लस ऑक्सीडेशन होगा जब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये देखिए NaDH प्लस H प्लस, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसको दे दिए, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को दे दिए, और ये ऑक्सीडाइज हो गया आप किसमें, Na प्लस में। तो ये आपकी TCA साइकिल में भी लिखा है कि इनका रिप्लेसमेंट होने रहना, इनका पुनः बनते रहना TCA साइकिल के आबादी रूप से चलने के लिए आवश्यक है। तो इसका जो रिड्यूसिंग पावर बनी, हाथ के हाथ इसका ऑक्सीडेशन होता रहना चाहिए। तो ये NAD बन गया और NAD फिर वापस वहाँ पे अपना TCA साइकिल में इसका फिर से रिडक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन। अब इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र हो गए भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए यूबिक्विनोन को। ठीक है जी। तो NaDH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में क्या हुआ, इस कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए किसको, यूबिक्विनोन को। NaDH जो बना था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है बाय NaDH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 की सहायता से, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए यूबिक्विनोन को लोकेटेड ऑन द विद इन द इनर मेम्ब्रेन। विद इन द इनर मेम्ब्रेन, हर चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। तो NaDH डिहाइड्रोजिनेज कहाँ लोकेटेड है, विद इन द मेम्ब्रेन लोकेटेड है। और इसने जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, ये रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस होकर यूबिक्विनोन ने ग्रहण कर लिए। सॉरी, NaDH जो प्रोड्यूस हुआ था NaDH कॉम्प्लेक्स डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में, या उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन NaDH से ट्रांसफ़र हो गए किसको, ट्रांसफ़र हो गए यूबिक्विनोन को, और यूबिक्विनोन रिड्यूस हो गया। तो आप उसको रिड्यूस यूबिक्विनोन को फिर यूबिक्विनोल बोल सकते हैं। यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। तो FADH2 डिहाइड्रोजिनेज और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आपका कॉम्प्लेक्स 2 है। इसकी सहायता से FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए यूबिक्विनोन को। ठीक है जी। तो यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन कौन कौन दे रहा है, ये एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कैरियर है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और आगे बढ़ाई दे रहा है, कैरियर जो इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा और आगे बढ़ा देगा। तो यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन कौन कौन दे रहा है, यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है NaDH प्लस H प्लस और FADH2। NaDH प्लस H प्लस दे रहा है कॉम्प्लेक्स 1 के माध्यम से, और FADH2 दे रहा है कॉम्प्लेक्स 2 के माध्यम से। NaDH प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है कॉम्प्लेक्स 1 के माध्यम से, जिसका नाम NaDH डिहाइड्रोजिनेज, और FADH2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्विनोन को कॉम्प्लेक्स 2 के माध्यम से, जिसका नाम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज और FADH2 डिहाइड्रोजिनेज है। दैट इज जनरेटेड थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल आप याद करिए, मैंने आपको बताया था CI नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन। सिट्रिक एसिड जनरेट हुआ था। सिट्रिक एसिड कब जनरेट हुआ था, जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का कंडेंसेशन हुआ था कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेसिस। सिट्रिक एसिड बना था 6 कार्बन कंटेनिंग एटम, 6 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये फिर इसका आइसोमराइजेशन आइसोसिट्रिक एसिड, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड आपका हुआ था डीकार्बोक्सिलेशन, एक CO2 निकल गई थी। ये 5 कार्बन एटम कंपाउंड है। फिर बना था आपका सक्सीनाइल कोएंजाइम में, फिर बना था सक्सीनिक एसिड। ठीक है जी, ये सब हुआ था। तो सक्सीन S से S जब बना, S से S जब बना, तो यहाँ पे हो रहा है आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन और बन रहा GTP तुरंत ही बदल दी जाएगी ATP में। सक्सीनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बना, तब आपका बना था FADH2 सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल याद रख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। सक्सीनिक एसिड का, उसको हम सक्सीनेट भी बोल सकते हैं, जब ऑक्सीडेशन हुआ और फ्यूमेरिक एसिड जनरेट हुआ। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके बने हैं FADH2। तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो TCA साइकिल में भी काम करता है और ETS में भी काम करता है। केवल एक है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो दोनों में काम करता है, दोनों में रोल है। तो कौन सा ऐसा हीरो है जिसका 2 पिक्चर में रोल है, ऐसा मान लीजिए। तो आपका हीरो है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो पार्टिसिपेट कर रहा है TCA साइकिल में भी और जो पार्टिसिपेट कर रहा है ETS में भी। ये बात अच्छे से याद रख लीजिएगा, हाई लेवल की बात है। तो FADH2 बने थे, कब बने थे, सिट्रिक एसिड साइकिल में बने थे, जब ऑक्सीडेशन हुआ था सक्सीनेट एसिड का फ्यूमेरिक एसिड में। ओके, चलिए आगे। अभी तक बातें समझ में आ गई ना, बिल्कुल इजी है ना, परेशान होते हो आप लोग। तो ये है कॉम्प्लेक्स 1, ये है कॉम्प्लेक्स 2। ठीक, इनकी वजह से क्या हुआ, यूबिक्विनोल जनरेट हो गया, यूबिक्विनोल जनरेट हो गया।
ये यूबिक्विनोन ने जब रिसीव कर लिया इलेक्ट्रॉन तो ये यूबिक्विनोन ने जब रिसीव कर लिया इलेक्ट्रॉन तो यूबिक्विनोल। अब क्या होगा, द रिड्यूस यूबिक्विनोल और वी कैन से दैट यूबिक्विनोल इज देन ऑक्सीडाइज। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम सी वाया साइटोक्रोम B_C1 कॉम्प्लेक्स। तो तीसरा कॉम्प्लेक्स है आपका साइटोक्रोम B_C1 कॉम्प्लेक्स। और फाइनली इस कॉम्प्लेक्स की सहायता से यूबिक्विनोल अपने इलेक्ट्रॉन किसको पास कर देगा, साइटोक्रोम सी को कर देगा। ये कह रहा है ये बात। अब आपने ये देखना है कि आपसे पूछा जाएगा आयरन सल्फर अगर आपसे पूछा जाए कॉम्प्लेक्स किस कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच है आयरन सल्फर, तो ये आयरन सल्फर यहाँ पे भी, आयरन सल्फर यहाँ पे भी, थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए आइए वापस। तो अब क्या है जी, रिड्यूस यूबिक्विनोल, ये आपका रिड्यूस यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोल, इसका ऑक्सीडेशन हुआ जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए साइटोक्रोम सी को विद द हेल्प वाया किस रूट से, वाया साइटोक्रोम B_C1 कॉम्प्लेक्स। तो तीसरा कॉम्प्लेक्स कौन है, साइटोक्रोम B_C1 कॉम्प्लेक्स है। साइटोक्रोम सी जो है स्मॉल प्रोटीन है अटैच टू द आउटर सरफेस। तो अभी इसने एक जिक्र किया था NADH कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, अंदर है। अब साइटोक्रोम सी कहाँ पे, स्मॉल प्रोटीन अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की ये आपकी है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और ये है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे ये है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर। और ये मोबाइल है, तो आपसे ये पूछा जाएगा ETS के कौन से कंपोनेंट मोबाइल हैं, कौन से मोबाइल कैरियर हैं। तो क्विनोन मोबाइल कैरियर है और साइटोक्रोम सी मोबाइल कैरियर है। क्विनोन मोबाइल कैरियर है, साइटोक्रोम सी एक स्मॉल प्रोटीन है, वो भी मोबाइल है, अपनी लोकेशन चेंज कर सकती है। एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4। तो साइटोक्रोम सी जो है ये कॉम्प्लेक्स C और 4 के बीच में दूत है। ये यूबिक्विनोल जो जनरेट हुआ था इसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स 3 टू साइटोक्रोम सी। और साइटोक्रोम सी शटल कर रहा है, शटलिंग है, इधर से उधर, इधर से लेगा इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आएगा और साइड अपने कॉम्प्लेक्स ये 4 को दे देगा, 3 से लेकर 4 को दे देगा। ठीक है जी, तो देखिए ट्रेन हमारी कंप्लीट हो गई। एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4। कॉम्प्लेक्स 4 रेफर्स एट हमारा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है FADH2 डिहाइड्रोजिनेस और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, साइटोक्रोम B_C1। कॉम्प्लेक्स C क्या है, मोबाइल कैरियर बिटवीन 3rd एंड 4th। तो कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम A एंड A3। कॉम्प्लेक्स सी ऑक्सीडेज में आपको मिल रहा है साइटोक्रोम A और A3, साथ में 2 कॉपर सेंटर। ये आपसे पूछा जाता है कि 2 कॉपर सेंटर आपको किस कॉम्प्लेक्स में मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 4 में। और कॉम्प्लेक्स 4 का नाम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं। ठीक है जी, आइए आगे चले। When the electrons pass from one carrier to another via complex 1, 2, 3, 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthesis। और साथ के साथ ये किससे जुड़े हुए हैं, साथ के साथ ये जुड़े हुए हैं ATP सिंथेसिस से फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है साथ के साथ ATP सिंथेसिस हो रहा फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ATP सिंथेसिस जो हो रहा है उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इनके ऑक्सीडेशन से। डाउन द ग्रेडियंट जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट भी बनेगा। कहाँ बनेगा, तो ये हमारी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा। द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। अब कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे ATP डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है। अगर NADH प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इसके ऑक्सीडेशन से 3 ATP बनते हैं, और अगर FADH2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इसके ऑक्सीडेशन से 2 ATP बनते हैं। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH gives rise to 3 molecule of ATP, while that of 1 molecule of FADH2 produces 2 molecule of ATP। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। The components of ETS are, आखिरी में समराइज करें, NADH डिहाइड्रोजिनेस, NADH क्विनोन, यूबिक्विनोन,
रिडक्टेज। इस नाम को आप याद रखना चाहें तो रखें, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो पूछा नहीं जाएगा, पूछा यही जाएगा। लेकिन अगर आप नाम याद रख लें, एलियास, एलियास हमारा जैसे नाम बॉबी एलियास शर्मा, दबंग। चलो आओ, तो NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स 1 का नाम। NADH यूबिक्विनोन रिडक्टेज, यूबिक्विनोन लोकेटेड विद द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में विद इन इनर मेम्ब्रेन लोकेटेड है। रिड्यूस यूबिक्विनोन को यूबिक्विनोल बोलते हैं। सेकंड कॉम्प्लेक्स FADH2 डिहाइड्रोजिनेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और सक्सिनेट यूबिक्विनोन रिडक्टेज, ये फिर आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप कहाँ याद रखोगे बेटा? अगर आप तो रिपीटर हो तो याद रख लो, प्रेशर हो तो छोड़ो, रहने दो, इतना ज़्यादा लोड ना लो, खाली एनसीईआरटी को फोकस करो। ये तो हो गए 2 कॉम्प्लेक्स। तीसरे कॉम्प्लेक्स पे आइए, साइटोक्रोम B/C1 तीसरा कॉम्प्लेक्स। चौथा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, रेफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम A। कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसमें है आपके साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर। साइटोक्रोम C क्या है? साइटोक्रोम C स्मॉल प्रोटीन अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे अटैच है। एक्ट एज मोबाइल कैरियर, मोबाइल है फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 3 and 4। ठीक है जी, सबके रोल आपको पता होगा। तो यूबिक्विनोन आपका मोबाइल कैरियर है और साइटोक्रोम C मोबाइल कैरियर है। इतनी बातें याद रख लीजिए, ATS आपका हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल साइटोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कौन दे रहा? साइटोक्रोम A3 दे रहा। हमारा आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम A3। आगे चलिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS। तो सबसे पहले है आपका NADH डिहाइड्रोजिनेज, फिर आपका सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है जी, फिर आपका क्या जी, फिर आपका साइटोक्रोम B/C1 और फाइनली आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब हम लोग को ऑप्शन में क्या दे रखा? हम लोग को ऑप्शन में ये दे रखा साइटोक्रोम B/C1, B/C1 के बाद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में पहले साइटोक्रोम A फिर साइटोक्रोम A3। तो ये हो गया हमारा करेक्ट सीक्वेंस। तो कहीं से भी वो सीक्वेंस बना सकता है, वो इसको दे सकता है, इसको दे सकता है, इसको दे सकता है, ऐसे भी तो कर सकता है। तो आप सीक्वेंस समझ जाइए, समझ ही गए होंगे। अब आपको रटाया ही मैंने, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। चलिए आगे चले, आओ जी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, हमारा आंसर हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या है? सेकंड कॉम्प्लेक्स FADH2 डिहाइड्रोजिनेज और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या? साइटोक्रोम B/C1। फोर्थ कॉम्प्लेक्स क्या? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। टिंग टिंग टिंग, दिमाग की बत्ती जलाओ, मंथोस खाओ, आगे बढ़ो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स C। रटा ही दिया बेटा, साइटोक्रोम B/C1 है, टेंशन ना पालो, इतना ही क्वेश्चन आपसे आते हैं। आगे चलो, यूबिक्विनोन ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू। तो यूबिक्विनोन जो यूबिक्विनोल में बदल गया लेने के बाद, उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? कॉम्प्लेक्स 1 को दे दिए, 2 को दे दिए कि मैट्रिक्स को दे दिए। तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन वाया B/C1 किसको दे दिए हैं? साइटोक्रोम C को, वाया B/C1 कॉम्प्लेक्स C के माध्यम से उसने साइटोक्रोम C को दिए। ऐसा आपकी बुक कह रही है। इन विच पार्ट ऑफ द सेल ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन टेक प्लेस। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसको देख के आप बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में आंसर करो, देखें आप लोग को कितना ज्ञान मिला है। साइटोक्रोम्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट है? क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इन फोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। ATP सिंथेसिस बाय ATP सिंथेसिस इज ड्रिवन बाय द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मूवमेंट होता है और उससे जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक थ्रू होगा तो उससे ATP बनेगी। चलिए आगे चले। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP अलॉन्ग विद वाटर। वाटर भी तो जनरेट होगा जब ऑक्सीजन ले लेगी इलेक्ट्रॉन को साथ में प्रोटॉन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू O2, बिल्कुल ठीक बात है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज A3 से बना, A3 फाइनली इलेक्ट्रॉन देता है किसको? ऑक्सीजन को। एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C, बिल्कुल ठीक बात है। ये 4 है कॉम्प्लेक्स। 3 कॉम्प्लेक्स है आपका B/C1 और 3 और B के बीच में कौन लेके जा रहा है? इधर से लिए इलेक्ट्रॉन और जाके इसको दिए, वो है हमारा साइटोक्रोम C। पंप्स 2 प्रोटॉन आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक बात है। आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलो, which of the following products of glucose oxidation are necessary for oxidative phosphorylation। तो reducing power necessary है, NADH प्लस H प्लस और FADH2 नेसेसरी हैं हमारे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के काम के लिए। द लास्ट टर्मिनल साइटोक्रोम इन रेस्पिरेटरी चेन कौन सा है? साइटोक्रोम A3 लास्ट है और वो देता है किसको? ऑक्सीजन को।
चलिए, विच ऑफ द एलिमेंट्स इज द कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज? रटाया आपको 2 कॉपर यूनिट 2 हैं, वो हो जाएगा आंसर आपका। द फाइनल एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारा ऑक्सीजन होता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर अभी आपको बताया, तो कोएंजाइम क्यू दूसरा नाम है यूबी हमारे क्विनोन का, ठीक है जी, उसको हम लोग कोएंजाइम क्यू भी बोलते हैं। तो साइटोक्रोम सी मोबाइल है और कोएंजाइम क्यू जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं यूबी क्विनोन। तो देख लीजिए आंसर क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑपरेटिंग इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और उसमें 2 मोबाइल कैरियर है, कोएंजाइम क्यू, यूबिक्विनोन पहला और साइटोक्रोम सी। ठीक है, बाकी का आप पढ़ना चाहो अगर दिमाग में थोड़ा सा तो पढ़ लो, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको पॉज करके इतना याद रख लोगे उतना ही काफ़ी। इधर आ जाओ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखो, ये देखो क्या लिख रखा है। ठीक है जी, द ओनली कॉम्प्लेक्स दैट पार्टिसिपेट इन बोथ सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो दोनों में पार्टिसिपेट करता है? अभी रो रो के गा के हंस के आप लोग को बताया, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो एक अपोजिट आप लिख लीजिए 3, द लास्ट टर्मिनल साइटोक्रोम, लास्ट टर्मिनल साइटोक्रोम को लास्ट और टर्मिनल साइटोक्रोम कौन है? साइटोक्रोम A3, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 2, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 3। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है, इसके अपोजिट लिख लो 4। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? साइटोक्रोम सी और यूबिक्विनोन, तो इसके अपोजिट लिख लो 1, 3 2 4 1। यही अगर आपने बेटा ये अगर आपने याद कर लिया तो जय जय है, जय जय। ठीक है, और अगर समझ लिया तो कहने ही गया, नहीं तो रट्टा मारो, अपनी मेमोरी को इतना काबिल बना लो कि हो जाए काम आपका। तो यहाँ पे आके अब आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का मैं समझता हूँ कि जो मेरे को आपको ज्ञान देना था इतना काफ़ी, बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हो। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। अगर आपको लेक्चर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। एक अनाउंसमेंट और, जो बच्चे मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं भी उन्होंने वीडियो देखा आखिर तक आ गए, तो आप लोग के लिए अनाउंसमेंट ये है बच्चा कि 1 से 1, 2 और 3 को लाइव सेशन लेने का मेरा मूड है, जिसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो, पहली बात। दूसरी बात, जिस दिन पेपर होगा, पेपर होते ही जैसे ही पेपर आपका ख़त्म होगा 1 घंटे बाद आपको यहाँ पे सॉल्व सॉल्यूशन मिलने लगेंगे। आपको मेरे चैनल पे आपको सॉल्व सॉल्यूशन में एक जैसे आप अगर जाएंगे तो नीट 2022 का हर क्वेश्चन का सॉल्व सॉल्यूशन मैंने डाला हुआ है रिकॉर्डेड, तो आपको 1 घंटे बाद वो अपडेट मिलने लगेगी। तो 7th में जो है एक्शन डे है आप लोग के लिए, आप लोगों ने इतना समय दिया, कीमती समय आपका, तुरंत अब वीडियो को आप ख़त्म करिए और अपनी तैयारी में लगिए। वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप लोग कुछ टॉपिक चाहते हो आखिरी दिनों में जिस पर आपको क्लैरिटी चाहिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर इस टॉपिक को आप टारगेट कर लीजिए। वैसे मैं उन टॉपिक्स को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो टिपिकल है और जहाँ से क्वेश्चन इस बार आने की आपको पूरी नीट में पूरे चांसेस हैं। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी।